एक लड़की जिसकी शादी को महज 5 दिन ही हुआ था और 5वें दिन ही अपने आप को दिल्ली के जीबी रोड पर एक कोठे में पाती है। अपने आप को जब वहां देखती है तो रोने लगती है और फिर वहीं पर एक लड़का जो कि चाय सप्लाई करता था, चाय को मेंबर्स में देता था, वो लड़का जब उस लड़की की ऐसी हालत देखता है कि एक लड़की जिसने शादी का जोड़ा पहन रखा है और वो वहाँ कैसे आई, जब अपने आप से ये प्रश्न करता है तो दंग रह जाता है। फिर वो उस लड़की की व्यथा जानने के लिए उसके पास जाता है और पास जाने के बाद जब वो लड़की उस चाय वाले को देखती है तो उससे कहती है कि आप मेरे साथ आपकी मर्जी से जो कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे मेरे पति के पास भिजवा देना। दोस्तों, वो लड़का जब उस लड़की की व्यथा सुनता है तो कुछ नहीं कहता और कुछ न कह करके वहाँ से उल्टे पैर ही लौट आता है। लेकिन उसके व्यथा सुनने के बाद और उसके बाद में जब वहाँ कोठे पर उसके साथ जो घटना घटी उसे देखने के बाद वो लड़का उसकी हेल्प करता है। आइए दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को एंड तक सुनिएगा, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। निधि और पंकज एक दूसरे से काफ़ी समय से प्यार करते थे और फिर उन्होंने अपने इस प्यार के बारे में अपने माता पिता से बताया कि हम ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो उनके माता पिता उनसे साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो शादी के, लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। तो जब ये सुना कि उनके माता पिता शादी नहीं कराएंगे तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने के बाद सोचते हैं कि हम भाग करके शादी कर लेते हैं। दोस्तों, फिर वो इसके बाद में एक जगह नियुक्त करते हैं कि हम यहाँ शादी करेंगे और एक तारीख नियुक्त करते हैं कि हम इस दिन भागेंगे। तो वो उसी तारीख पर घर को छोड़ कर के भाग जाते हैं और एक मंदिर में जा कर के कोलकाता के में ही शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद और 5 दिन वहाँ एक किराए के मकान में रहते हैं, कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ रहते हैं। रहते रहते वहाँ 4 दिन बीत जाते हैं और 4 दिन गुजरने के बाद में उनके माता पिता को पता चलता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है भाग करके और वो उस जगह पर रह रहे हैं। जब ये पता चलता है कि उनके माता पिता को पता चल गया है तो पंकज और निधि उस कोलकाता शहर को छोड़ कर के दिल्ली आने की सोचते हैं और दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली जब पहुंचते हैं ट्रेन से तो रेलवे स्टेशन पर उनके साथ एक घटना घटित हो जाती है। रेलवे स्टेशन पर निधि और पंकज दोनों कुछ खा लेते हैं और खा लेने के बाद में जो निधि होती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद खुद को वो अपने आप को दिल्ली में, दिल्ली जीबी रोड के एक कोठे में देखती है और कोठे में जब देखती है तो दंग हो जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। रमेश जो कि उस कोठे पर चाय बेचा करता था, चाय बेचने का काम करता था, लोगों को चाय देता था, तो जब वो उस लड़की को ये इस हालत में देखता है कि लड़की ने शादी का जोड़ा पहन रखा है, शादीशुदा है और नई नई शादी हुई है ऐसा लगता था उसे जब, तो वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और अंदर जब जाता है तो देखता है कि वो एक कोने में दीवार के सहारे बैठी है। वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो लड़की उस चाय वाले से कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे मेरे पति के पास भिजवा दो। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में रमेश कुछ भी नहीं कहता और उल्टे पैर ही वापस लौट आता है। फिर उस पर वो नज़र रखना शुरू कर देता है क्योंकि उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और वो नई नई किसी की दुल्हन थी, तो वो उस पर नज़र रखता है। और जब दूसरे रोज़ उसके पास उसे चाय देने के लिए जाता है तो चाय लेने से इनकार कर देती है और यही कहती है कि मुझे चाय नहीं पीनी है, अगर तुम चाहते हो और मेरे साथ तुम जो कुछ भी करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से वो कर लो, लेकिन मुझे मेरे पति के पास भिजवा दो। दोस्तों, ये बात को सुनता है रमेश और फिर पुराने जैसे पहले लौटा था उस हिसाब से ही लौट आता है। जब 2 रोज़ वहाँ उसे हो जाते हैं कोठे पर रहते निधि को, तो 2 रोज़ गुजरने के बाद में मालकिन के पास में एक क्लाइंट आता है और मालकिन साहिबा से बोलता है कि अगर कोई नया फ्रेश माल आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसके साथ में जाना चाहता हूं। तो मालकिन साहिबा बोलती हैं कि हाँ, एक आया है और वो एक नई नई दुल्हन है और उसने अभी तक किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है, उसके इतने पैसे लगेंगे। तो जो क्लाइंट होता है वो मैडम साहिबा को उतने पैसे देता है। वो जाने के लिए राजी होता है, तभी मैडम उसे एडवाइस देती है कि वो लड़की के साथ अभी तक किसी ने संबंध नहीं बनाया है और वो कुछ भी कर सकती है, हाथ पैर भी चला सकती है, कुछ बर्तन को भी फेंक सकती है। तो क्लाइंट बोलता है कि जी मैडम ठीक है, तो मैं अपने साथ एक और बंदा लेके आता हूँ। तो वो जाता है और एक और बंदे को लेके आता है।
जब एक और बंदे को लेके आता है तो मैडम मालकिन कहती है कि अगर अब तुम 2 हो गए हो और तुम अगर 2 हो तो डबल पैसा लगेगा। तो वो दोनों क्लाइंट पैसा देते हैं आधा आधा, और फिर उसके बाद में उस निधि के पास जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं। ये जो रमेश होता है ये वहाँ के सारे दृश्य को सुनता है, देखता है और देखता है। जैसे ही वो लड़के उस कमरे में घुसते हैं अंदर, तो वहाँ भी अपने कान लगा करके खड़ा हो जाता है। जब कान लगा करके खड़ा करता है तो बहुत ही ज़्यादा रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो लड़का 1.5 घंटे तक वहाँ खड़ा रहता है और 1.5 घंटे बाद दोनों लड़के वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर जब आते हैं तो वो देखता है कि लड़के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और जब अंदर जाता है उस निधि के पास में तो देखता है कि निधि बेचारी रो रही है। और वहाँ जब जाता है तो जाने के बाद में निधि को एक कोने में रोते बिलखते हुए देखता है और फिर लौट आता है। लौट आने के बाद में वो अपने आप पर अफसोस करने लगता है कि शायद उसने उसकी मदद की होती, हेल्प की होती, तो शायद उसके साथ ऐसी स्थिति ना हुई होती, ऐसे ज़बरदस्ती ना हुई होती। लेकिन दोस्तों वो इसीलिए नहीं गया था क्योंकि कोठे का काम ही ये है कि किसी लड़की की जवानी को उसके बिना मर्जी के लूटा जाए। तो वहाँ कोठे पर ऐसा ही होता था, इसीलिए वो उसके बीच में अड़ंगा नहीं डालता है। दोस्तों 4 से 5 रोज़ वहाँ गुजर जाते हैं। तो 4 से 5 रोज़ गुजरने के बाद में जो रमेश होता है उस लड़की की व्यथा जानने के लिए उत्सुक होता है और ये जानने के लिए प्रेरित करता है अपने आप को कि मैं इस लड़की के पास जाऊंगा और इसकी अतीत को जानने की कोशिश करूंगा। तो फिर वो मालकिन साहिबा के पास जाता है और मालकिन साहिबा से बोलता है कि आज से 4-5 रोज़ पहले जो दुल्हन आई है मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बता दें आप मुझसे कितने पैसे लेंगी। तो मालकिन साहिबा बोलती हैं कि अच्छों का दिल आ गया उस पर और तुम्हारा भी दिल आ गया। तुम यहाँ चूँकि काम करते हो तो हम तुम्हें एडवांस में हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। तो क्योंकि काम करता तो उसे छूट मिल जाती है। और इसके बाद में जो रमेश होता है उसके पास जाता है। जब रमेश को अपने पास आते हुए देखती है तो निधि भी ये सोचती है कि शायद ये भी आज मेरे साथ संबंध बनाने के लिए आया है, क्योंकि उसके हाथों में पहले की तरह चाय की प्याली नहीं थी। तो जब जाता है तो जो निधि होती है वो अपनी साड़ी को अपने कंधे से हटा देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगी, पर मेरे पति के पास मुझे भिजवा दो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और आज तुम खुद मेरे पास आए हो। अब तो मेरे पति के पास भिजवा दो। तो उसके इन जवाबों को सुनने के बाद में, उनके इस वचनों को सुनने के बाद में रमेश उससे बोलता है उसके साड़ी को उसके कंधे पर डालते हुए कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं ये सुनने के लिए आया हूँ कि तुम यहाँ आखिर पहुँची कैसे। दोस्तों इसके बाद में जो निधि होती है वो फूट फूट करके रोने लगती है और रोने के बाद में एक कोने में बैठ जाती है और रमेश को अपनी व्यथा को सुनाती है कि वो उस कोठे पर कैसे पहुंची। वो रमेश को सब कुछ बताती है कि उसने और पंकज ने भाग कर के शादी की थी और रेलवे स्टेशन पर जब वो थे तो रेलवे स्टेशन पर मैंने कुछ खाया, खाने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैंने आज जब वहाँ कोठे पर देखा। तो ये सुनने के बाद में जो रमेश होता है उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो सोचता है कि हैवानियत इस तरह की भी हो सकती है कि किसी लड़की की नई नई शादी हुई हो और उस लड़की को एक कोठे पर डाल दिया गया हो। लड़की जो होती है वो रमेश के हाथ पैरों को जोड़ती है और उससे कहती है कि मुझे मेरे पति के पास भिजवा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। इसके बाद में जो रमेश होता है वो उसे सांत्वना देता है कि ठीक है, जो तुम चाहती हो मैं कोशिश करूँगा। तो वो रमेश जो है वो निधि से उसके पति का मोबाइल नंबर लेता है और फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ जाता है तो कहता है कि ठीक है, मैं अब अपने बाहर जा रहा हूँ और बाहर जा कर के फ़ोन करूँगा। बाहर आता है और बाहर आने के बाद निधि के पति को फिर से फ़ोन करता है। फ़ोन ऑन जाता है, उससे बात करता है, बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरे पास है और दिल्ली जीबी रोड से बाहर आ चुकी है, ऐसा कहता है। और ऐसा जब सुनता है निधि का पति पंकज तो ये सुनने के बाद फ़ोन को कट कर देता है। अब जब फ़ोन कट हो जाता है तो रमेश सोचता है कि ये फ़ोन कट क्यों हो गया,
कहीं पति ने ही तो उसे यहाँ भेजा नहीं है। तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसीलिए फ़ोन कट हो गया है। तो वह फिर से फ़ोन करता है, फ़ोन फिर से करता है तो फ़ोन फिर से बिजी जाता है, बिजी जाता है तो फिर से फ़ोन करता है। अगली बार जब करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। ये बात सुनी कि फ़ोन बार बार स्विच ऑफ जा रहा है तो उसे अब शक होता है कि उसका पति जो है शायद उसने उसके साथ में विश्वासघात किया है। अब ये बात वो निधि को जाकर के बता नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि बताएगा तो कुछ कर ना बैठे, नई नई शादी हुई है। तो फिर वो उसकी मदद करने के लिए अपने आप को प्रेरणा दे चुका था। तो फिर वो कोलकाता शहर जाता है और कोलकाता शहर में पहुंच कर के चूँकि उसने निधि से पूरा जानकारी डिटेल ले ली थी कि वहाँ कहाँ रहता है, तो वो कोलकाता पहुंचता है। और कोलकाता में जब पंकज के घर पहुंचता है तो पंकज के घर पहुंचने के बाद पंकज किसी से फ़ोन पर बातचीत करता है और बातचीत को ये जो रमेश होता है वो सुन लेता है। पंकज किसी से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए कितने ढेर सारे रुपए दिए थे और वो लड़की उस कोठे से भाग गई है। दोस्तों, इन सब शब्दों को सुनने के बाद, इन सब वाक्यों को सुनने के बाद रमेश की जो आंखें होती हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं। उसके कान इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। जो उसने देखा था, जो सुना था, वो अब सही साबित हो गया था। फिर वो वहाँ से लौट आता है दिल्ली शहर में, और दिल्ली में आने के बाद वो इस बात को निधि को बताना चाहता था लेकिन बताता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी नई नई शादी हुई है। अगर वो बताएगा तो उसकी बातों पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी। तो फिर वो इसीलिए उसकी पति के बारे में नहीं बताता है। तो फिर वो वहीं पर रहता है और सोचता है कि निधि को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालना है। तो फिर वो बाहर निकालने की सोचता है। तो वो वहाँ पर कई सालों से, वर्षों से काम कर रहा था, तो उसे चप्पे चप्पे के बारे में पता था कि कहाँ कौन कब कैसे अंदर आता है और कौन कब कैसे बाहर जा सकता है। तो फिर वो एक प्लान बनाता है और प्लान के अनुसार ही रात में निधि को वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद सुबह होती है। सुबह होने के बाद दोनों दिल्ली के रेलवे स्टेशन में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो फिर रमेश निधि से कहता है कि तुम अपने माता पिता के पास कोलकाता शहर में चली जाओ। तो निधि जब ये सुनती है कि मैं अपने माता पिता के पास चली जाऊं, तो वो रमेश से कहती है कि नहीं, मैं अपने माता पिता के पास नहीं जा सकती। मैं उन्हें धोखा दे करके बाहर आ गई थी और मैंने भाग करके शादी कर ली है, और मैं अगर उनके पास जाऊंगी तो फिर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहता है कि फिर तुम किसके पास जाओगी? कहती है कि मैं अपने पति पंकज के पास जाऊंगी। तो जो रमेश होता है वो उससे बार बार मना करता है कि तुम अपने पति पंकज के पास मत जाओ। क्योंकि दोस्तों, अटूट प्रेम करती थी निधि, तो वो रमेश को ही डांट देती है कि मैं तो अपने पति के पास ही जाऊंगी। तो फिर वो दिल्ली से कोलकाता जाती है और रमेश के घर पहुंचती है। क्योंकि दोस्तों, रमेश को सब कुछ पता था कि निधि जब अपने पति पंकज के पास जाएगी तो पंकज उसके साथ कुछ ना कुछ गलत करेगा, उसे दोबारा से कहीं ना कहीं भेजने की कोशिश करेगा। तो फिर वो अपने साथ में रमेश जो होता है वो एक पुलिस वाले को भी लेकर के जाता है, एक प्रोटेक्शन के तहत, क्योंकि उसने FIR लिखाई थी कि लड़की की जान को खतरा है। तो वो अपने साथ में लेकर के जाता है पंकज के घर। जब पंकज के घर जाता है तो पुलिस वाले से कह देता है कि आप यहीं रुकिए, हम दोनों यहीं रुकते हैं और इन दोनों की बातें सुनिए, इसके बाद में आप कुछ फैसला लीजिएगा। तो जैसे ही निधि पंकज को देखती है तो जो पंकज होता है वो दौड़ा चला आता है और निधि पर हाथ उठा देता है। हाथ उठाने के बाद में निधि जो होती है वो ये देख करके चकाचौंध हो जाती है और ये सोचने पर विवश हो जाती है कि आखिर पति ने उसे क्यों मारा है। जब पति ने उसे मारा तो वो उससे ये प्रश्न करती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो पंकज बोलता है कि बेशरम, बेहया, शादी को 5 दिन ही हुआ था और तू किसी के साथ भाग गई, तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। ये सब जब शब्द सुने निधि ने तो वो गदगद हो गई और अपने आप में रोने लगी कि एक पति जिसे मैं जी जान से ज़्यादा प्यार करती थी वो मेरे पर शक कर रहा है। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किन किन परिस्थितियों से बाहर निकल कर आई हूँ। ये सब सुनने के बाद में निधि फिर उल्टे पैर ही वापस आने की कोशिश करती है। तो जो पंकज होता है वो निधि को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे कमरे में बंद करने की कोशिश करता है। ये जो नज़ारा था
रमेश और वो पुलिस वाला देख रहा था, तो फिर वो पंकज के पास जाते हैं और पंकज को गिरफ्तार कर लेते हैं। इन सब करतूतों को देखने के बाद में जो निधि होती है उसे अब रमेश पर विश्वास हो जाता है कि आखिर रमेश उससे उसके पति के पास जाने के लिए क्यों मना कर रहा था। अब वो रोने लगती है और रोते हुए फिर अपने उस रमेश के साथ अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। रमेश से कहती है कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। तो रमेश कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और तुम जाओगी तो तुम्हारे माता पिता ढंग से जी नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं समाज के वो तुम्हारे पिता को गालियां देंगे। तो अब जो निधि होती है उसे ये पता ही नहीं होता है कि अब उसे कहाँ जाना है, तो फिर वो रोने लगती है। रोते हुए जो रमेश है जब उसे देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उससे बातचीत करता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। बोलता है कि देखो निधि, जो होना था सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। अगर तुम चाहो तो कुछ और हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। तो निधि रमेश से कहती है कि क्या अच्छा हो सकता है, मुझे बताइए। निधि उससे पूछती है कि क्या अच्छा होगा, अब मेरे साथ जो होना था वो हो ही गया। ना मेरा पति ने मेरा साथ दिया है, न ही मेरा माता पिता ने मेरा साथ दिया है। अब मैं कहीं की भी नहीं रही, मुझे तो अब मरना ही पड़ेगा। तो रमेश उससे कहता है, उसे समझाता है कि मरने से कोई भी समस्या का हल नहीं होता है। जो मरता है वो बेवकूफ़ होता है और ज़िंदगी से हार मान लेता है। तुम तो एक बहादुर लड़की हो जो इस कोठे की ज़िंदगी से, जंजाल से बाहर निकली हो, तुम्हें ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए। तो जो रमेश था वो उसे कहता है कि ऐसा करो, तुम अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करो। इस कहने का मतलब नहीं समझती रमेश का। तो निधि बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। रमेश बोलता है कि देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। ये बात जब सुनी निधि ने तो वो रमेश से कहती है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो कि मैं कैसे कैसे उस कोठे के जंजाल से, उस कोठे के दलदल से बाहर निकली हूँ और मैंने किन किन लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। तुम ये सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करने की कह रहे हो। तो बोलता है कि जो ये शादी करने जा रहा हूँ मैं एक पवित्र या अपवित्र लड़की से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सुंदर और असुंदर लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दिल की साफ और भोली भाली लड़की से शादी करने की कह रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद में जो निधि होती है वो रमेश से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तो रमेश उसे समझाता है कि तुम अगर ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे ढंग से करना चाहती हो, नए सिरे से करना चाहती हो, तो तुम्हारे पास यही एक ऑप्शन है। दोस्तों फिर इसके बाद में निधि जो थी वो रमेश से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जो रमेश होता है अब वो उस कोठे पर जो चाय बेचने का, चाय सप्लाई करने का काम करता था, उस काम को छोड़ देता है और अच्छा सा कोई ढंग का काम ढूंढ लेता है। अब दोनों सेटल हो जाते हैं और सेटल होने के बाद अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ होती हैं वो प्यार के चक्कर में लड़के का बैकग्राउंड जाने बिना उससे शादी कर लेती हैं और फिर बाद में पछताती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो शादी होता है वो आप एक लड़के से हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए बंधन में बंधने जाते हैं, तो आप शादी करने से पहले उस लड़के का बैकग्राउंड चेक कर लें कि वो लड़का आपके लायक है या नहीं है। और मैं तो विशेषकर यही कहना चाहूँगा कि माता पिता की आज्ञा के बिना, माता पिता के आशीर्वाद के बिना शादी ना करें। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।